Hello and welcome on Law Edu Station. I am super excited to be here. Reason that this V lecture is the very first V lecture of this channel. So आपका स्वागत है, नमस्ते and my name is Shalini. और इस V lecture में हम करने वाले हैं Administrative Law. Many students struggle in this subject, but the good news is that the subject is actually not as difficult as it appears to be. थोड़े से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इन्हें समझ लिया जाए तो आपकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे एक अच्छी हो जाएगी. इस बेहतरीन इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इसकी नीड और पर्पस क्या है, ये किन इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को एड्रेस करता है. और इसके लिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. उप्स, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इंटेंशनल है. आपकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए एक छोटा सा स्टंट. और यहां मैं सुनाने वाली हूं आपको एक कहानी. कहानी का नाम तो आपने गेस कर लिया है. इस कहानी में है चिंटू, बिंटू और शिंटू. नहीं, ये तीनों ट्विंस नहीं हैं. चिंटू और बिंटू हैं दो दुश्मन, बचपन के दुश्मन. तब से जब से चिंटू अपने पोमेरियन शिंटू को बिंटू के घर के बाहर पूप तो करवाता था, लेकिन स्कूप नहीं करता था, और ऐसा रोज रोज करता था. फास्ट फॉरवर्ड, सालों साल बीत गए. बढ़ती हुई दुश्मनी के साथ साथ चिंटू और बिंटू बड़े हो गए, और हमारा चिंटू पढ़ लिख के बन गया एक नामी गिरामी एडवोकेट, और उसने खरीदी एक ब्रांड न्यू इटालियन रेड फेरारी और पहुंचा अपने दोस्तों के साथ नए वाले मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे. भाई फरारी है, टच करते ही हवा से बातें करने लगी. बस मजा आ ही रहा था कि चिंटू ने जोर से ब्रेक्स लगाई. सामने बैरिकेड है, रास्ता बंद है, ऑफिसर्स लाइन से खड़े हैं ओवर स्पीडिंग फरारी को धरने के लिए. बिंटू, ये यहां क्या कर रहा है? ये तो बताना भूल ही गई, हमारे बिंटू जी भी तो पढ़ लिख के डीआईजी हो गए हैं. बचपन की दुश्मनी उमड़ पड़ी, आंखें लाल पीले गाल. राइवल चिंटू की फरारी और शिंटू का पुराना वाला प्यार, डेडली कॉम्बिनेशन. बहुत बरसों बाद मौका मिला था बिंटू को. मन तो कर रहा था धर ले चिंटू की फरारी को, पर बिंटू जी ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने उनके हाथ बांधे हुए हैं. रूल बुक के हिसाब से गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते थे. एड़ी चोटी का जोर लगाया. एक भारी भरकम फाइन के साथ बिंटू को चिंटू को लेट गो करना पड़ा. तो ये जो रूल बुक है ना, जिसने बिंटू के हाथों में बेड़ियां डाल रखी हैं, यही है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एजेंसीज के आर्बिट्ररी यूसेज ऑफ पावर से सुरक्षित रखने के लिए. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न करता है, कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेबी, आरबीआई और बहुत सारे स्टेट ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को. तो अब भूलना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को बांध के रखने वाली जंजीर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. और अगर इसे हम सोफिस्टिकेटेड वे में कहें तो ये है एक रूल बुक. ऐसी रूल बुक जो डिफाइन करती है एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज को, राइट्स, लायबिलिटीज को, उसकी पावर को, उन्हें एक्सरसाइज करने के प्रोसीजर को, पावर पर एप्लीकेबल रिस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को. ये रूल बुक ये भी स्पेसिफाई करती है कि कौन कौन से लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं फॉर द पब्लिक टू अवेल व्हेन दे आर बीइंग रॉन्ग्ड और व्हेन देयर राइट्स आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन.
तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटीज पर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर्स को, अथॉरिटी को अनलॉफुली, आर्बिट्ररीली तरीके से यूज करे। इन सच एक्सट्रीम केस पॉसिबिलिटी है कि स्टेट एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप में बदल जाए। एंड दिस इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, to ensure that admin bodies function under the rule of law। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि ये एजेंसीज अगर इतनी डेंजरस हो सकती हैं तो व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट? गवर्नमेंट क्यों इतने रिसोर्सेज लगाकर पहले उन्हें बनाती है, क्रिएट करती है, और फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाकर, लॉज बनाकर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती है? और इस सवाल का जवाब है आपकी डे टू डे लाइफ में। एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस एक आम इंसान के या फिर पब्लिक की डे टू डे लाइफ में। इमेजिन करिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग गवर्नमेंट का है ही नहीं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। म्यूनिसिपैलिटी का क्या क्या फंक्शन है? गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज डिस्पोजल, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और भी बहुत कुछ। कल आप सो के उठे तो पता चले कि नल में पानी नहीं है, फ्लश में पानी नहीं है, पॉट ओवरफ्लो कर रहा है, बिजली नहीं है, घर के बाहर कचरे का ढेर लगा है, रोड्स की मरम्मत नहीं है, मच्छर भिनभिना रहे हैं, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही। तो कैसा होगा आपका दिन? ना तो घर के अंदर रहते बनेगा और ना ही घर के बाहर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पुलिस का, ये भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। What would be the life without law and order in the city? भाई लाइफ तो तब होगी जब मम्मी घर से बाहर जाने देगी। तो सिर्फ इन दो एग्जाम्पल से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के एग्जिस्टेंस, उनके फंक्शंस पर कितनी डिपेंडेंट हैं। Hence, admin agencies are inevitable for the existence and survival of modern society। तो एक एक्सट्रीम पर है सोसाइटी की डिपेंडेंस, दूसरे एक्सट्रीम पे है द थ्रेट these authorities pose to use their tremendous power in an unlawful or an arbitrary manner। अब इन दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि गवर्न करता है, चेक करता है, रिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल और लिमिट करता है एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पावर एंड अनरिस्ट्रेन्ड पावर इज डेंजरस। तो पावर के साथ साथ रिस्ट्रेन जरूरी है। फेरारी में एक्सेलरेटर है तो ब्रेक जरूरी है। क्या होगा अगर कोई रूल बुक नहीं है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है? से म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर का आपके साथ एक पर्सनल वेंडेटा है, तो पूरे मोहल्ले में, पूरे नेबरहुड में वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, लेकिन आपके घर की कट। म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक पूरे मोहल्ले का कचरा उठा के आपके घर के सामने डाल के चला गया। अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन का नोटिस आया और आपके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया गया। अब what is the standing that you have as a regular citizen against these giant powers of administration? आजकल के कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन के पास सुपर पावर्स हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो it may interfere with the private rights and interests of regular citizens of the state. Thus, administrative law comes into picture and puts limits on these very powers of administration, binds it into a legal framework, ensure करने के लिए कि पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट्स भी इंटैक्ट रहें, कॉम्प्रोमाइज ना हो। Hence, administrative law binds administration, prevents it from going rogue,
provides people with legal remedies if their rights are encroached upon. With this, I hope you have developed a fair understanding of administrative law and you are also able to appreciate its significance in modern complex society. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आजकल का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज अ वेरी मैच्योर्ड वर्जन which has grown tremendously in quantity as well as quality in 20th century. It did not exist in the same shape as of today in 19th century. तो ऐसा क्या बदलाव हुआ 19वीं सदी में जिसने आज के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जन्म दिया? हम जानते हैं societies do not change overnight. They transform gradually to improvise or to solve a societal situation. अब लॉ सोसाइटी को फॉलो करता है या सोसाइटी लॉ को फॉलो करती है, दिस इज डिबेटेबल, बट what is not debatable is that society and law are interwoven together. They are so interlinked that neither of them can exist without another. Society law के बिना और law society के बिना exist नहीं कर सकते. And this is why it is essential to understand the contemporary situation of 19th century. To understand कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसने आज के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सीड्स बोए. And in order to understand this big problem which affected the society in 19th century, we need to understand the nature of sovereigns of that century, the nature and relationship the state had with its people back then. The mantra or philosophy for ruling in 19th century was laissez-faire. State was known as law and order state, which exercised minimum control and it supported individualism, gave maximum contractual freedom. The responsibility of state was limited to defend the territory, अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और इन सब को करने के लिए जो छोटे मोटे टैक्सेस बनते हैं उसको कलेक्ट करना. जनता की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ से स्टेट का कोई लेना देना नहीं था. नाउ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लेज़र-फेयर स्ट्रॉन्ग और वेल्दी के लिए तो फेवरेबल था, लेकिन पुअर और वीक के लिए अनफेवरेबल था. कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम तो थी, पर bargaining position of every person was not equal. Hence, weak and poor got exploited. And this led to concentration of wealth in the hands of few and a miserable situation of life for majority of the population. अमीर और गरीब होते चले गए. This misery of masses which resulted from laissez-faire marked the end of this era and it led to the emergence of new concept of social welfare. Welfare states ने emphasize किया that state is a guardian, especially of weak and poor. States ने positive role अपनाया, took upon itself the duty and obligation for socio-economic welfare of its citizen to resume equity in the society. Contrary to laissez-faire, social welfare states are responsible for the quality of life of people. They are responsible for quality of the society which they work on through socio-economic and moral welfare. आजकल के स्टेट्स एक गार्जियन हैं, प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमी है. जैसे फिलॉसफी ऑफ स्टेट चेंज हुआ फ्रॉम द मिनिमम इंटरफेरेंस टू मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, म्यूनिसिपैलिटी केम, पुलिस केम, हाउसिंग, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइसेंसिंग, फूड सेफ्टी, हेल्थ केयर, PSU, SEBI, RBI. So executive come administration bodies today are touching almost all aspects of life of people.
So with this transition of philosophy of state from laissez-faire to welfare state came into existence administrative law. तो हम ये ऐसा कह सकते हैं that administrative law is actually a byproduct of emergence of welfare states. Welfare states touch almost every aspect of life of individuals from birth to marriage to death. बर्थ सर्टिफिकेट से मैरिज के रजिस्ट्रेशन से डेथ सर्टिफिकेट तक interaction is constantly happening with the administrative bodies of the state. From morning till night, सुबह से रात के सोने तक, the type and quality of life is interdependent upon the functioning of the administrative bodies. Municipality, police, law and order, bijli, pani, garbage disposal, transport, healthcare, education, roads, street light, education, employment, insurance, housing loan, banking, regulation, control of economy. There is no moment of a person's existence that is not in contact with administration. Modern administration सिर्फ laws को implement ही नहीं करता है. It is also exercising the rule making power. मतलब it possesses quasi legislative powers too. And we witness this power in the form of rules, bylaws, notification, instruction, directions, etc. Administration today is also adjudicating. It is adjudicating through tribunals and other special bodies which are not a part of judiciary. To conclude, हम कह सकते हैं that with the adoption of positive policy, functions, duties, responsibilities of administration expanded multifolds, and with that increased their power, and these powers, if exercised properly, lead to public welfare. But if abused, they may lead to dictatorship or a totalitarian state. Thus, the parallel system of administrative law evolved to ensure: 1. That the powerful administrative machinery operates under a system of checks and balance. 2. To ensure that the wide discretionary power is not switched into an arbitrary power. 3. To ensure that the private rights of individuals are not encroached upon. Thus, administrative law of today is a byproduct of emergence of welfare state. तो हमने समझा वेलफेयर स्टेट्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इमर्ज हुआ, इवॉल्व हुआ. क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा कहना सही है कि जैसे वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ? Not really. In India, it followed a different path, and that we shall see in next slide. India में administrative law came into emergence in 3 different forms in 3 separate phases. Ancient times, जिसे हम धर्म युग कहते हैं, उस समय से administrative law यानी कि प्रशासनिक विधि इंडिया में exist करती थी. Justice और fairness का concept existed in the governance of ancient times. मनुस्मृति और अर्थशास्त्र provided guidance on how rulers and administrators should govern justly, righteously and equitably. Administrators of that time, यानी कि धर्मकर्तास, followed these principles. In that era, administrative law was not a separate set of rules, but it was an implied duty या न्याय और धर्म of the ruler. Fast forward comes colonial era. India under the British rule, changes happened. Rich history and traditions of India were ignored. This period, India witnessed significant transformations in administrative law. British brought with them a different system of governance. They introduced new laws, regulations, statutes, administrative structures. Indian civil services was established only to serve and secure British interest. Rest is history. However, despite the challenges posed by colonial rule,
Indian leaders and thinkers like Gandhi, Ambedkar, Nehru revived these ancient principles of justice, equity in the day-to-day governance. Post-independence, Indian Constitution enshrined principles of justice, liberty, equality, fraternity. And there was a system which was put in place which makes government accountable to its citizens. So Indian administrative law, as we know it today, in a real sense is actually a blend of 1. The ancient wisdom of Dharma Yuga, 2. The experience of colonial rule, 3. The collective aspirations of democratic ideals of newly independent India. आज का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एक मिलन या मिश्रण धर्म के प्राचीन युग का, ब्रिटिश कॉलोनियल काल का और स्वतंत्रता के बाद के लोकतांत्रिक आइडियल्स का. With this, we come to an end of this V lecture. In this VLEC, we built our foundation of the administrative law. We developed an understanding of its essence, significance. We looked at different philosophies of states, laissez-faire, social welfare. हमने समझा 19वीं सदी का मंत्र था ruling the state was laissez-faire, which led to human misery and pain. Thus, states took on a change in philosophy. They took on an obligation for the socio-economic, political welfare of the society, justice, equity. With the emergence of welfare states originated and developed administrative law. Up next VLEC is also a part 2 of introduction, जहां मैं explain करूंगी nature and scope of administrative law. So before I let you go, I will remind you of few things. SCSF, subscribe, comment, share and follow. मेरा पूरा इंटेंशन है कि मैं इस चैनल पे enriching content आपके लिए डालते रहूं. So subscribe, help your friends, share with them this link and comment. With this, thank you, namaste, sat sri akal, and I wish you all the very, very best.